हेलो बच्चों, अगला चैप्टर है आपका ये व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या होता है, उसकी परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो, व्यतिकरण में यही सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगों रूप में चलता है। और व्यतिकरण की परिभाषा ये होती है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, यानी जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, यानी जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण का मतलब होता है उनका मिल जाना, अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, यानी मिलने से जो कुल तीव्रता उत्पन्न होगी उनकी, वो कहलाएगी परिणामी तीव्रता। उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से अलग होती है, और कुछ बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे कहते हैं हम व्यतिकरण। तो जहाँ तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, और जहाँ तीव्रता न्यूनतम होती है या शून्य होती है उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। दोबारा सुनेंगे भाई। देखो, एक ही माध्यम में दो तरंगे चली एक ही आवृत्ति की, ठीक है, तो उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण का मतलब ये होता है कि हमने कहा पहली तरंग का जो विस्थापन है वो है y1 और दूसरी का कितना है y2, तो उनका परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2 ये हो जाएगा। तो उन तरंगों का जो परिणामी तीव्रता होती है उनकी, ठीक है, इन्हें परिणामी, ये विस्थापन है, ऐसी परिणामी तीव्रता होगी, दोनों मिल जाएंगे तो ठीक है। तो वो परिणामी तीव्रता उन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से, जैसे इसकी तीव्रता 1 है, इसकी 2 है, कुल कितनी हो गई 3। लेकिन हमें तीव्रता कुछ बिंदुओं पर बहुत अधिक मिलती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत कम मिलती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम, व्यतिकरण। अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता होती कितनी है, ठीक है। ये तो व्यतिकरण हो गया। दोबारा से एक बार फिर सुन लेते हैं। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदु पर तीव्रता बहुत अधिकतम होती है, उन्हें कहते हैं, वहां होने वाले व्यतिकरण को कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, और जहाँ तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, देखो दो तरंगे हैं, दो प्रगामी तरंगे हैं, यहाँ लिख देंगे माना 2 सरल आवर्त प्रगामी तरंगे, एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। जिनका आयाम क्रमशः स्मॉल a1 व a2 है तथा माध्यम के किसी बिंदु पर उनके बीच कालांतर
फाई है। यदि इनके विस्थापन y1 व y2 हो तो देखो बहुत थोड़ा सा कालांतर है उनके बीच, उसको हमने फाई मान लिया है, और विस्थापन y1 और y2 है। तो देखो y1 बराबर सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण होता है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपने 11 में पढ़ा होगा विस्थापन समीकरण, ठीक है। और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। इसमें फाई ऐड हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण हम निकालेंगे परिणामी विस्थापन। परिणामी विस्थापन तो देखो परिणामी विस्थापन कैसे निकलेगा, y बराबर y1 प्लस y2, दोनों को ऐड करके निकलता है। तो y1 y2 को मान लगा दो। y1 का मान है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 का है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। मान लगा दी। अब देखो इस वाले को तो ऐसे ही लिख लो आप, इसको हल करते हैं, इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे लिख दिया। अब देखो ये आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो साइन ए इसको मान लो और बी इसको मान लो, ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी। उसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखो ये ऐसे लिख दिया है प्लस साइन ए, तो a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया साइन ए। अब कॉस बी, तो कॉस बी की जगह आ रहा फाई प्लस आता है कॉस ए, तो a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन बी यानी कि फाई। इस तरीके से मैंने इसका विस्तार कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या बनना है, ये कॉमन बनना है साइन a1, ये कॉमन बनना है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। इसको क्या करता हूँ मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो y बराबर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कॉमन ले लिया। अब बचा क्या यहाँ पर बचा है a1 प्लस यहाँ क्या बचा a2 बचा, ये तो कॉमन आ गया, और cos फाइव बचा, cos फाइव, और ये ऐसे लिख दो प्लस cos ओमेगा टी माइनस के एक्स और a2 साइन फाइव। देखो ये वाला मैंने a2 इसके साथ में कर दिया, गुणा में है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लेते हैं, माना a1 प्लस a2 cos फाइव बराबर r cos थीटा, समीकरण नंबर 3, तथा
A2 साइन फाई बराबर मान लिया R साइन थीटा। समीकरण नंबर 4। देखो हमने यहाँ पे जो R माने थीटा माने वो है नियतांक है, ठीक है। यहाँ R बा थीटा नियतांक है, नियतांक, ठीक है। अब हम ये वाले मान यहाँ लगा देते हैं। देखो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, R cos थीटा, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, R sin थीटा। तो बन क्या जाएगा ये, देखो y बराबर R cos थीटा इसकी जगह पर आ जाएगा, तो जो हो जाएगा R cos थीटा, और ये ऐसे ही रहेगा sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, जैसे ही रहा, प्लस इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, और जो ऐसे ही रहेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे ही रहा। अब इसको उल्टा करना है एक तरीके से। देखो R कॉमन ले लो, कॉमन आ गया, ये फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। देखो साइन ए मान लो इसको, साइन ए कॉस बी, तो इस तरीके से बन जाएगा जी R साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, बन जाएगा। नीचे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। देखो समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे भाई, तो ये बन जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ जरा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला थीटा बराबर ये जगह A1 प्लस A2 cos फाई का स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर। इधर ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1, और इसको हम खोलेंगे तो यहाँ से आएगा A2 cos स्क्वायर फाई, और प्लस यहाँ से आएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा R स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये वाला स्टेप बचेगा भाई। और हम जानते हैं कि तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। यानी I बराबर हो जाएगा KR स्क्वायर, तो K इसमें ऐड कर देना, R स्क्वायर का मान लगा दूं तो जो हो जाएगा K A1 स्क्वायर
प्लस के A2 स्क्वायर प्लस के 2 के कर दो A1 A2 cos 5। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको भाई, I1 बराबर के A1 स्क्वायर तथा I2 बराबर के A2 स्क्वायर। तो देखो जहाँ K1 स्क्वायर आ रहा है वहाँ क्या लिख देंगे हम I1, और जहाँ K2 स्क्वायर आ रहा है वहाँ क्या लिख देंगे I2। तो ये वाला मान यहाँ लगा दो जरा, तो I बराबर क्या बन जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा I1, यहाँ आ जाएगा I2। तो लगाओ जरा, तो ये हो जाएगा I1 I2 प्लस 2, और ये रूट में चला जाएगा I1 I2 cos 5। तो ये हमने निकाल दिया परिणामी तीव्रता का सूत्र। अब देखो ये तीव्रता है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फाई पर डिपेंड कर रही है। तीव्रता का कम या ज़्यादा होना किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर। ठीक है, समीकरण नंबर 5। इसके बाद देखो अगर हमने पीछे बताया था कि तीव्रता अधिकतम होगी तो बनेगा संपोषी व्यतिकरण, और तीव्रता न्यूनतम होगी तो बनेगा विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो तीव्रता हमें अधिकतम करनी है। ठीक है, तो कौन सा व्यतिकरण बनेगा, संपोषी। तो हम लिख देंगे संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण देखो ये तब बनेगा जब तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, अब अधिकतम तीव्रता के लिए देखो, अधिकतम तीव्रता के लिए फाई का मान मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब कि ये है कि फाई की जगह हम उस कोण का मान लगाएंगे जहाँ कॉस का मान अधिकतम होता है। तो मैंने क्या किया, के लिए कॉस फाई बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों भी, क्योंकि कॉस में अधिकतम मान कितना होता है, प्लस 1 अधिकतम हो जाएगा, तो आई का मान भी अधिकतम हो जाएगा। अब देखो फाई की जगह हम क्या लगाएं कि इसका मान प्लस का 1 ही रहे हमेशा। तो फाई बराबर पहले लगा देंगे हम 0, फिर लगा देंगे 2 पाई, फिर लगा देंगे 4 पाई। तो देखो इस तरीके से जब जब कोण पाई का पूर्ण गुणज होगा तो तीव्रता अधिकतम होगी। इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, फाई बराबर 2m पाई, और यहाँ m बराबर हो जाएगा 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। नहीं समझ में आई बात कि m का मान हम इनमें से कोई भी लगाएं। जैसे हमने 0 लगा दिया तो फाई बराबर 0, 1 लगा दिया तो फाई बराबर 2 पाई, 2 लगा दिया तो फाई बराबर 4 पाई। ऐसे मान प्राप्त होंगे जिसके लिए हमारा कॉस फाई का मान हमेशा कैसा होगा, प्लस का 1। तो आई मैक्स बराबर अधिकतम तीव्रता निकालनी है, तो आई मैक्स बराबर आई मैक्स बराबर देखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 और ये I2, और इसकी जगह पर आ गया प्लस का 1। तो ये वाला स्टेप प्राप्त हो जाएगा हमें। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बराबर रूट
I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर चल रहा है? आई मैक्स के बराबर। ये तो तीव्रता के पदों में, आई के पदों में, और आयाम के पदों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे भाई, जहाँ तीव्रता मैक्सिमम निकालनी होगी हमें, वहाँ हम आई मैक्स बराबर ये वाला फार्मूला प्रयोग में लाएंगे। अभी हमने ये वाला फार्मूला निकाला था, तो अब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो व्यतिकरण करने वाली तरंगें हैं, अगर वो एक ही कला में मिलती है, यानी वो समान कला में मिलती हैं। समान कला में मिलने का मतलब ये है कि यदि कलांतर 0 हो, 2 पाई हो या 4 पाई हो, अगर ये कलांतर होगा तो वो समान कला में मिलेंगी और उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। बात समझ में आई नहीं? अगर उनके बीच कलांतर 0 है या 2 पाई है तो तरंगें समान कला में मिलेंगी और परिणामी तीव्रता क्या होगी? हमारी अधिकतम होगी। तो कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा? समपोषी व्यतिकरण। अब देखेंगे विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण देखो, विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई बराबर -1, यानी cos फाई का मान कैसा होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। जो न्यूनतम -1 होता है, तो -1 कब होता है? जब फाई बराबर पाई लगा दो, 3 पाई लगा दो, 5 पाई लगा दो, यानी जब ये ओड होगा, विषम नंबर होगा। जनरल फार्म में लिख देंगे फाई बराबर 2m-1 और ये पाई, जहाँ m बराबर m का मान अगर हम लगा दें एक लगाएंगे तो ये होगा 2-1 यानी 1 पाई। 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 पाई। ये जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। अब आई मिनिमम बराबर, पीछे हमारे पास फार्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई। अब हमने क्या किया? cos फाई की जगह -1 लगा दिया, तो देखो क्या हो जाएगा। I मिनिमम बराबर प्लस 2 I1 I2 और यहाँ लगा दिया -1। ये माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 -2 I1 I2। फिर उसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ये वाला स्टेप प्राप्त हो जाएगा। तो ये फार्मूला कब लगेगा? जब तीव्रता हमको निकालनी हो न्यूनतम। याद रखेंगे, ये ऐसा बनाया है, अधिकतम वाले में से कम वाला घटा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, इससे स्पष्ट हो रहा है
कि व्यतिकरण करने वाली तरंगे हैं, अगर वो विपरीत कला में मिलेगी अर्थात उनके बीच कलांतर पाई हो, 3 पाई हो या 5 पाई हो, तो उन बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो न्यूनतम होगी या 0 होगी। तो वहाँ कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण। ओके, देखो मैंने यहाँ पर एक ही चित्र बनाया है। यहाँ पर एक ये 2 छिद्र बनाए गए हैं, S1 और S2, और यहाँ पर एक पर्दा रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से तरंगें बहुत सारी निकल रही हैं। अब हम 2 तरंगों की बात करते हैं। एक तरंग ये वाली जा रही है, एक तरंग ये वाली जा रही है, और दोनों यहाँ पर बिंदु ऊपर जाकर मिल रही हैं। तो देखो हम यहाँ से देखेंगे S1O और S2O, ये दोनों बराबर दूरी तय कर रही हैं। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालें S1O माइनस S2O, तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में बात आई? क्योंकि 0 क्यों आया? क्योंकि इसने जो दूरी तय करी है वही दूरी इसने भी तय करी है, तो इनके बीच का जो पथांतर है वो हो जाएगा 0। पथांतर 0, और पथांतर 0 होने का मतलब है कि दोनों तरंगों के बीच कोई कलांतर नहीं है। ये दोनों तरंगें मिलेंगी समान कला में, समान कला में मिलेंगी तो यहाँ पर चमक ज़्यादा हो जाएगी। तो कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा? ये समकोषी व्यतिकरण। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब मानते हैं इस वाली बात करते हैं। तो देखो S2P और एक S1P, तो यहाँ पर जो S2P है वो वाली तरंग S1P की तुलना में दूरी ज़्यादा तय कर रही है। समझ में आई बात? माना S2P व S1P के बीच पथांतर λ/2 है। λ/2 है। यहाँ लैम्डा क्या है? यहाँ लैम्डा तरंग का तरंग दैर्ध्य है। पथांतर क्या है? λ/2। हम कैसे लिख सकते हैं? S2P माइनस S1P, ये पथांतर हो गया। पथांतर मतलब होता है दोनों तरंगों के बीच चले गए पथों का अंतर। ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा। कलांतर होता है फाई बराबर 2π/λ गुणा, यहाँ होता है पथांतर। अब पथांतर कितना है यहाँ पर? λ/2, तो 2π λ और गुणा λ/2। लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से 2 कट गया, बराबर क्या हो गया? पाई। तो कहने में मतलब ये हुआ भाई, अब अगर पथांतर λ/2 आ रहा है तो कलांतर कितना हो जाएगा? पाई। और कलांतर पाई होने का मतलब क्या है? दोनों तरंगें मिलेंगी विपरीत कला में। जब दोनों तरंग विपरीत कला में मिलेंगी बिंदु पर, तो यहाँ पर तीव्रता कैसी हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। कौन सा व्यतिकरण? विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, क्यू वाले की। बिंदु क्यू पर देखेंगे। क्यू पर पथांतर देखो भाई, पथांतर S2Q और एक है S1Q। पथांतर पहले से ज्यादा हो गया है, पहले था λ/2, अब कितना मान लेते हैं हम? लैम्डा। बिंदु Q पर पथांतर लैम्डा है, तब ये हो जाएगा S2Q माइनस S1Q बराबर लैम्डा। अब कलांतर निकालेंगे। देखो कलांतर फाई बराबर 2π/λ गुणा पथांतर, ये सूत्र होता है। तो लगाओ जरा मान, फाई बराबर हो जाएगा 2π/λ
लैम्डा गुणा लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया तो फाई बराबर आ गया पाई। अब देखो फाई बराबर पाई आ रहा है तो इसका मतलब है तरंगें समान कला में मिलेंगी। समान कला में मिलेंगी नहीं, पाई का मतलब हो गया वो एक मिनट, यहाँ पाई नहीं 2 पाई बचा है, 2 पाई, ये 2 पाई बचा है। 2 पाई आने का मतलब है कि तरंगें समान कला में मिलेंगी, और तरंगें समान कला में अगर मिलेंगी तो तीव्रता कैसी होगी? अधिकतम। तो यहां पर हो जाएगा समपोषी, समपोषी व्यतिकरण, और यहां हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर कलांतर पाई है तो विनाशी व्यतिकरण, और 2 पाई है तो समपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई पथांतर की। तो देखो पथांतर λ/2 था तो हो रहा था विनाशी व्यतिकरण, अब पथांतर हो गया 2 पाई, पथांतर हो गया लैम्डा, पहले था λ/2 बाद में हो गया लैम्डा, तो हमें लिख देते हैं पथांतर। देखो यहाँ पर पथांतर क्या था? 0, लैम्डा, आगे आ जाएगा 2 लैम्डा है तो अगर ये पथांतर है तो जो परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता अधिकतम, यदि पथांतर हो जाएगा λ/2, इसके बाद आ जाएगा 3 λ/2 डॉट 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 है तो परिणामी तीव्रता न्यूनतम। ओके, यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे।